चलो एक बात देखो यार, जनरली अगर सपोज सबसे पहले हम वर्क के बारे में एक चीज देखते हैं कि जो अगर मान लो मैंने आपको बोला कि एक काम करो, कोई भी एक बाल्टी में पानी लेकर के, या फिर ऐसे देख लो कोई एक बुक उठा करके रखने के लिए बोला, ठीक है, कि आप क्या करो कि एक बुक को अपने हाथ में लेकर के 2 घंटे तक खड़े रहो, ठीक है, 2 घंटे तक खड़े रहो। 2 घंटे बाद अगर मैं पूछूंगा कि क्या आपने कोई काम किया, क्या बोलोगे, हाँ या ना, ये बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, एक बुक को लेकर के 2 घंटे तक खड़े रहोगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि क्या उस 2 घंटे के बाद मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या आपने कोई काम किया, हाँ या ना, 2 घंटे बाद आपने कोई काम नहीं किया। देखो अगर नॉर्मल लाइफ में अगर पूछा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए, तो अगर मैं पूछूंगा कि यार तुम 2 घंटे तक क्या किए, या कोई भी तुम्हारा दोस्त पूछेगा कि तुम 2 घंटे तक कौन सा काम कर रहे थे, तो क्या बोलोगे कि मैं एक बाल्टी ये सॉरी एक बुक को लेकर के खड़ा था, यही बोलोगे, हाँ या ना। पहले ये बताओ, अगर आपसे 2 घंटे के बाद पूछा जाए कि एक बात बताओ तुम 2 घंटे तक पिछले 2 घंटे से क्या किया, तुमने कौन सा काम कर रहे थे, तो आप बोलोगे कि सर ने बोला था कि एक बुक को लेकर के खड़े रहो, और मैं वही कर रहा था कि बुक को लेकर के खड़ा था। लेकिन आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना, वो आपने कोई भी वर्क नहीं किया। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है आपके द्वारा जो वर्क डन है वो कितना होता है, होगा 0। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका वर्क डन कितना होगा, 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो होता है ना, उसमें पार्टिकल का अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हाँ क्या डाउट है बेटा, कबीर बताओ क्या डाउट हो गया, पहले ही 2 मिनट में, चैप्टर के पहले ही 2 मिनट में डाउट बताओ कितनी एनर्जी। तो अरे भाई एनर्जी अभी क्या होता है क्या नहीं होता है वो छोड़ो, अभी एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी तो एनर्जी देखो इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, एक वर्क, दूसरा एनर्जी और तीसरा पावर, ठीक है भाई। तो अभी जो है ना, अभी एनर्जी वर्क के ऊपर देखते हैं, एनर्जी जब आएगा उस समय समझ में आ जाएगा। अरे अभी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वर्क किया कि नहीं, अब केमिस्ट्री या बायोलॉजी में मत घुसो अभी, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा वर्क डन कितना है, 0, ठीक है। केमिस्ट्री में वर्क डन बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आता है, वो गैस पार्टिकल से रिलेटेड रहता है। हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई वर्क डन वाली चीज तो होती नहीं है, ठीक है। वर्क डन किस में आता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो आपने वर्क किया है कि आप बुक को लेकर के 2 घंटे तक खड़े रहे, लेकिन ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ये बोलता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो, यानी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होगा, बिल्कुल ढंग से देखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होना चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जरूर होना चाहिए। अगर आप मान लो सपोज एक वॉल के ऊपर आप लगातार फोर्स लगाए जा रहे हो, ठीक है, मान लो सपोज मैं बोलूं कि एक काम करो, इस वॉल को तोड़ दो, या इस वॉल को थोड़ा सा ये फोर्स लगा करके दूर खिसका दो, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि हाँ यार चलो ठीक है, इस वॉल को, या कोई हेवी ऑब्जेक्ट है अलमीरा वगैरह ले लो, या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा करके यहां से उठा करके यहां तक ले आओ। आप दिन भर कोशिश करते रहे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ने यहां से आप यहां तक आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए। यहाँ पे भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई वर्क नहीं किया। प्रैक्टिकल लाइफ में बोला जाए तो बोलेंगे यार कि मैं तो दिन भर इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये बोला जाए कि मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पूछा जाए कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो आप बोलोगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिजिक्स बोलेगा कि आपने कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरह से आप फोर्स लगा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। तो पहली कंडीशन क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क होने के लिए, कि उस जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, जिस भी पॉइंट पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है।
अगर वो ऑब्जेक्ट या वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क किया, अदरवाइज कोई भी वर्क उस पे नहीं हुआ। क्या ये वर्क का मतलब समझ आया पहले कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कब बोलेंगे? क्लियर, हाँ या ना सभी बोलो। बेटा ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अभी से लेकर के और लास्ट के हर एक चैप्टर तक यूज होगा पूरा, ठीक है। इसके बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे नॉर्मल मेथड ऑफ वर्क वगैरह के लिए यूज नहीं होता है या यूज थोड़ा मुश्किल होगा, वहां पे इसके अंदर जो भी थ्योरम्स पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा यूज होता है थ्रू आउट द पूरे 2 साल का जो आपका फिजिक्स होगा। तो ये चैप्टर ढंग से आप समझ लो, ठीक है। तो अब एक बात देखो, हमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले कि वर्क होने के लिए हमने देख लिया, हाँ डिस्प्लेस्ड हो गया तब तो वर्क होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया तो वर्क होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर एक बात देखो तो ये क्या चीज होना चाहिए सबसे पहले जरूरी है वर्क के लिए कि एक ऑब्जेक्ट पे जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। फिर जो हमने किया वो क्या था, वो हमने अपने इंटरनल एनर्जी का यूज किया, हमने कोशिश की, लेकिन हमारी एनर्जी से हम इसको इतना सफिशिएंटली फोर्स नहीं लगा पाए ताकि इसको डिस्प्लेस कर पाए, ठीक है। हाँ फिजिक्स ने आपकी बेइज्जती कर दी बिल्कुल, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा ही करते हो क्या तुम? दिन भर ऐसे दीवार के ऊपर फोर्स लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने की कोशिश करते हो क्या? जो बताओ तुम्हारी बेइज्जती हो गई। चलो जी तुम सब है ही। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो कि वर्क होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, कि जिस भी वो इसको ट्रांसफर हो गया लेकिन सफिशिएंटली अपने पास उतना नहीं हो पाया, वो जो है उस इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको आप डिस्प्लेस कर पाओ। जैसे मान लो अगर इस कैप के ऊपर में बहुत छोटा सा फोर्स लगा होता है, छोटा सा फोर्स लगा होता है, ठीक है, तो ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा तो मैं इसका जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करने में जा रहा हूं, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करने में जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको डिस्प्लेस करने के लिए इसके ऊपर जो भी अगर फोर्सेज लग रहा है, जैसे मान लो वॉल है तो ये इस 2-4 तरफ से घिरा हुआ रहता है, तो वो सारे जॉइंट जो रहते हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और उस कारण से आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बेटा ये क्या कर रहे हो? कभी तुम लोग बोल रहे हो सर नेट इशू था रिपीट कर दो, कभी बोल रहे हो सर लेट ज्वाइन किया फिर से रिपीट कर दो। बताओ 6:15 की क्लास में 6:30 बजे से शुरुआत ही करवा रहे हो तुम। एक बार देखो मैंने ये बताया अभी तक, शॉर्ट में सुन लो एक बार। कहां से शोर आ रहा है? अच्छा अब नहीं आएगा बेटा, टेंशन, 1 मिनट रुको। चलो यार मैंने अभी तक यही बताया कि देखो यार जब भी अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क डन की बात करोगे तो जब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस भी पॉइंट पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो पार्टिकल का जो उस पार्टिकल पे कोई भी वर्क नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक बुक को लेकर के मैं खड़ा हूं 2 घंटे तक, तो मेरे द्वारा वर्क डन कितना होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग? 0। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया कि यार बुक को लेकर के मैं खड़ा रह रहा था, वो भी एक काम किया मैंने, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा था उस बुक के ऊपर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क होने के लिए, ठीक है भाई। अब एक बात देखते हैं हम लोग वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड छोटे-छोटे पॉइंट्स देखेंगे। हमने ये चीज एक पॉइंट समझ लिया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, मान लेते हैं पहले तो हम लोग को ये यहाँ से ये सरफेस ले लिया और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ले लिया स्मॉल m मास का, ठीक है। ये फोर्स इधर की तरफ मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। सभी को पता है इसके 2 कंपोनेंट, एक इधर की तरफ f cos थीटा और एक ऊपर की तरफ कितना, तो f sin थीटा। एक इस डायरेक्शन में f cos थीटा, एक ऊपर के डायरेक्शन में f sin थीटा। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस यहां से लेकर के s मीटर डिस्प्लेस हो गया, यहां से लेकर के वो s मीटर इधर की तरफ चला। यही होता है नॉर्मली। मान लो हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा होगा? f cos थीटा के कारण या f sin थीटा के कारण?
एफ कॉस थीटा के कारण या एफ साइन थीटा के कारण? किसके कारण? एफ कॉस थीटा के कारण। बिल्कुल, एफ साइन थीटा कोई भी इस पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है एफ साइन थीटा वो इसको डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं। हाँ या ना, ये बताओ पहले। मैंने क्या बोला कि जो भी फोर्स, जब भी अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन होगा, ठीक है। और यहां से एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल उसका नहीं है, यानी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा। हाँ कि ना? अब एक बात सोचो, जो पार्टिकल अगर डिस्प्लेस नहीं, जो फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके कारण वर्क डन होगा क्या? हाँ कि ना? जो फोर्स, ये फोर्स क्या इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर ये वाला फोर्स अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो इसके द्वारा इधर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन किसके कारण होगा? एफ कॉस थीटा के कारण। तो ये जो हम लोग इस केस में वर्क डन डिफाइन करते हैं, वर्क डन W इक्वल्स टू, वर्क डन W इक्वल्स टू किसके बराबर? तो एफ कॉस थीटा इनटू कितना? डिस्प्लेसमेंट S। क्या लिखते हैं? एफ कॉस थीटा इनटू कौन सा? S। ये एफ कॉस थीटा इनटू S को क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा, और यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो एफ डॉट एस के बराबर। तो वर्क डन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? तो एफ डॉट एस होता है फोर्स इनटू एस इनटू कितना? कॉस थीटा। एक तरह से ये एफ कॉस थीटा जो है ये क्या होता है? तो देखो यार, ये क्या होता है? एफ कॉस थीटा इनटू एस, ये क्या है हमारा? तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement, ये हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement, या इनटू कितना? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। क्या ये चीज लिख सकते हैं? हाँ कि ना, ये बताओ। वर्क डन हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि एक फोर्स का कंपोनेंट along the displacement इनटू जो भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या ये चीज लिख सकते हैं हम? वर्क डन W इक्वल्स टू F डॉट S, ये कितना है? F cos थीटा इनटू S, ये किसके बराबर? तो जिस फोर्स का वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या ये क्लियर हुआ है सभी को? हमें वर्क डन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक फोर्स, जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर ये चीज? हाँ कि ना? या फिर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू F इनटू S cos थीटा, F इनटू कितना? S cos थीटा। ये हमारा क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग किसके? फोर्स के, अलोंग फोर्स। क्या ये चीज क्लियर हुआ? यानी अगर हमने वर्क डन जो डिफाइन कर रहे हैं F इनटू S cos थीटा या F डॉट S से, वो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है? या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग निकालो और इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ कि ना? दो बातें सीखी अपन ने कि एक पार्टिकल के ऊपर वर्क डन कब माना जाएगा? जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हो वो डिस्प्लेस हो रहा हो, ठीक है। और जो यहां से कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली? सेकेंड वाला, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात देखो, अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो दो स्केलर क्वांटिटी का क्या हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? एक वेक्टर एक स्केलर का डॉट प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं। Fs cos थीटा आ रहा है, फोर्स का ये कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो उसको डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसी के कारण वर्क होता है। तो हमने बोला कि Fs cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? F डॉट S, और इसके लिए दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो लेंगे, सॉरी जो भी पार्टिकल ले रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट ही तो लेंगे। डिस्टेंस क्यों लेंगे? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक तो तरीका ये रहा कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या दूसरा हाँ इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। क्या ये दोनों चीजें क्लियर सभी को? हाँ कि ना? पहले ये बताओ,
क्या ये दोनों चीजें क्लियर कि वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे, कब हमारा वर्क डन 0 होगा कब नहीं होगा। चलो यार, उस वर्क डन होने के लिए जरूरी क्या है, चलो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि यार एक बात बताओ, जब आपको दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ाया गया था तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से कैसी क्वांटिटी मिलती थी, स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से कैसी क्वांटिटी मिलती थी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चलो एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट किसके बराबर, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर, और कॉस थीटा का तो कुछ होता ही नहीं। इसी 1 न्यूटन मीटर को हमने क्या लिखा है, 1 जूल के बराबर। 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर, 1 जूल। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट किसके बराबर होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है हमारा अर्ग। ये क्या होता है, अर्ग। और 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर। क्लियर यहां तक। 1 न्यूटन इक्वल्स टू किसके बराबर, सॉरी 1 न्यूटन मीटर 1 जूल, 1 और सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग, और 1 जूल इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर। क्लियर यहां तक सभी को, हाँ कि ना, फटाफट बोलो। चलो कुछ पॉइंट्स देखते जाएंगे, बिल्कुल वो ढंग से आप लोग एक एक पॉइंट्स क्लियर करते जाना, ठीक है। हर एक पॉइंट्स जो है वो क्लियर होना चाहिए सभी के दिमाग में। चलो पहला एक बात बताओ, ये हम लोग जो देख रहे हैं कि मान लो जो पॉइंट रिजिड बॉडी होती है और एक डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। एक रिजिड बॉडी की बात करें, रिजिड बॉडी का नाम सुना है कभी आपने, हाँ कि ना, रिजिड बॉडी के बारे में सुना है क्या, मैंने क्या बोला, चलो वर्क के बारे में तो लिख लेते हैं पहले। चलो लिख लो, वर्क डन को कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट is defined as the product of ठीक है, component of force along displacement and displacement of the point of application of force, displacement of the point of application of force। ठीक है भाई, ये हमारा किसके बारे में हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इनटू जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, चलो यार डेफिनेशन क्लियर है सभी को, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट। डेफिनेशन क्लियर है सभी को। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहां से देखने हैं कि एक होता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में सुनो क्या होता है। वैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो आएगा ना वो आगे चैप्टर्स में आएगा, रोटेशनल मोशन। तो देखो यार, वैसी बॉडी जिनके किसी दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो सकता है उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। वैसा ऑब्जेक्ट जिनके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे ये मान लो मार्कर की बात करें, अब ये कैप के साथ बात कर रहे हैं ना, तो कैप को आपको निकालना नहीं है। ऐसा नहीं कि बोलो कि सर ये लो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, ये कंसीडर नहीं करना आपको, ये कैप आपको साथ में अटैच रखना। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं कोई भी दो पॉइंट अगर देखूं तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस में चेंज कर सकता हूं क्या, हाँ कि ना, ये बताओ। नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मान लो सपोज ये अगर मान लो एक मार्कर या कोई भी अगर मोबाइल ले लूं, तो क्या मोबाइल के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो मोबाइल भी क्या हो गया, रिजिड बॉडी। ये मार्कर कैसी, रिजिड बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसी है, रिजिड बॉडी है या नहीं। ह्यूमन बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है कि नहीं, नहीं है भाई। ये लो दो हाथ के बीच का डिस्टेंस चेंज कर तो रहा हूं मैं, ये दो उंगली के बीच का डिस्टेंस चेंज कर तो लिया। ह्यूमन बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखो, रिजिड बॉडी के केस में, ठीक है, अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो रिजिड बॉडी के लिए हम लोग ने लिया एक ब्लॉक का, इस ब्लॉक के ऊपर जो बात करेंगे ये कैसी, मान लो अपने पास लकड़ी वगैरह का कोई ब्लॉक ले लिया या
कोई भी ऐसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब ये इस रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है, इस रिजिड बॉडी के केस में कि अगर आप एक फोर्स एक्सर्ट करते हो ना, तो जो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये एक बात देखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, जिस पॉइंट पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो यही होता है। ये पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे आप फोर्स एक्सर्ट करते हो। तो देखो यार, जितना डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के इस वाले पॉइंट तक पहुंचा। अगर एक बात सोचो, इस पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट ए का, इस पॉइंट बी का, क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग? मैं बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेस कर दिया फोर्स लगा करके, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग? सेम, बिल्कुल। तो ये क्या होता है, रिजिड बॉडी के केस में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है वही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन रिजिड बॉडी हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, मैं देख लो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक जैसे एक रिजिड बॉडी ले लिया मैंने, कोई भी एक वुड का ब्लॉक ले लिया, कोई ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने इसको यहां से खींच करके यहां तक s मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये a पॉइंट भी सेम डिस्प्लेसमेंट, b पॉइंट भी क्या होगा, सेम अमाउंट से डिस्प्लेस होगा। तो यही बता रहा हूं मैं कि रिजिड बॉडी जो भी होगी, तो जितना डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होगा वही डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, ऑब्जेक्ट का भी। क्लियर? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में क्या बोला आपने? हाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन P है, क्योंकि मैं फोर्स कहां पे लगा रहा हूं, पॉइंट ऑफ P पे फोर्स लगा रहा हूं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, P। लेकिन अगर मान लो अगर डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है। डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे ये एक बलून ले लो, ठीक है, अगर ये हमने एक बलून ले लिया, क्या ये बलून के दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, हाँ कि नहीं? ये इस बलून के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मान लो मैंने इधर से फोर्स लगाया F और एक इधर से फोर्स लगाया, दोनों तरफ से F फोर्स लगाया, बलून का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ कि ना? बलून का शेप ऐसा हुआ तो अब एक बार देखो, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया और ये वाला इधर के डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? s मीटर इधर डिस्प्लेस हुआ, ये s मीटर इधर की तरफ। क्लियर है ये चीज? क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ क्या? क्या ऑब्जेक्ट, ये मान लो पॉइंट मैंने ले लिया A और ये पॉइंट B, तो ये देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A और B जो है वो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है भाई। A और B क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। A और B का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सॉरी A और B जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाँ कि नहीं ये बताओ। मैं बोलूं ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या बोलोगे, 0, हाँ है ना? कोई ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is not equals to displacement of object, displacement of object। तो देखो भाई एक बात ध्यान रखना कि अगर एक बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। अगर डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। क्लियर ये चीज? क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले, हाँ कि ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहां से देखते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे मान लो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हो। जैसे मान लिया हमने सपोज एक ऑब्जेक्ट ये लिया, इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ F1 लग रहा है और इसके ऊपर एक दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, हो सकता है ये चीज, हाँ या ना?
कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स F1 लग रहा है, इधर की तरफ F2 लग रहा है। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s मीटर। ऑब्जेक्ट कितना दूर डिस्प्लेस हो गया, s मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये बोला जाता है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, कि मान लो सपोज इसके ऊपर 4-5 फोर्सेज लग रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तो जो एक फोर्स के कारण अगर आप वर्क डन निकालोगे, ठीक है, तो वो दूसरे फोर्स के वर्क डन से इंडिपेंडेंट होता है। पहले स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2-4 फोर्सेज लग रहे हो, तो उस केस में एक फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो दूसरे के फोर्स के वर्क डन से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब देखो, मैं पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाय किसके कारण, F1 फोर्स। वर्क डन बाय F1 फोर्स क्या लिखोगे, मैंने क्या लिखा है, F डॉट S, ये डिफाइन कराया ना मैंने। अभी सब हम कांस्टेंट फोर्स के लिए लिखेंगे, क्या लिखोगे, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो चलो भाई ये F1 डॉट S लिखोगे, F1 डॉट S। इसको मैं लिखता हूं वर्क डन बाय फोर्स F1 W1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, F1 डॉट S। वही अगर मैं बोलूं कि बाय F2 फोर्स, तो क्या लिखोगे, W2 इक्वल्स टू F2 डॉट S के बराबर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे, तो वर्क डन बाय वन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन बाय अनदर फोर्स। चलो लिखो यहाँ पे, if a number of forces act on an object, then work done by one force is independent of, क्या होता है ये, is independent of work done by another force, क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? वर्क डन बाय अनदर फोर्स, ठीक है भाई, ये चीज समझ आया सभी को। ये हमने जब F1 के कारण वर्क डन निकाल रहे थे, तो F2 के बारे में कुछ नहीं सोचा हमने सोचा है F1 इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपना निकाल लो, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि मान लो अगर 2-4 फोर्सेज अगर ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, ठीक है, 2-4 फोर्सेज अगर लगे, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। 2-4 फोर्सेज अगर लगे तो हम उस ऑब्जेक्ट पे टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे। F2 तो नेगेटिव आएगा, लेकिन वर्क डन, हाँ बेटा बिल्कुल आएगा नेगेटिव। एक बात बताओ, किसने आपको बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती? ऐसा थोड़ी होता है, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती, हो जाता है। दोनों का मतलब, वेक्टर जब नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो डायरेक्शन बताता है, लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी अगर नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो वो हमें एक्चुअल में 0 से छोटा या 0 से बड़ा दिखाता है। कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, यानी वो एक्चुअल में 0 से छोटा है। अगर कोई एक स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी वो 0 से बड़ा है। अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो रही है, तो वो हमें क्या बताता है कि वो जो क्वांटिटी है उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, हाँ कि ना? फटाफट बोलो। अगर स्केलर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो एक्चुअल में 0 से छोटा या बड़ा होता है। वेक्टर 0 नेगेटिव पॉजिटिव यानी वो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, यहां से इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। एक पॉइंट यहाँ A से लेकर के और B तक डिस्प्लेस हो रहा है। ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 वेक्टर हो गया, और यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। इसके पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा r वेक्टर। इसके पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा r। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ या ना? फटाफट बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है बहुत सारे फोर्सेज लग रहा है। मैं 2-4 फोर्सेज बना देता हूँ। एक फोर्स इधर की तरफ F1, एक फोर्स इधर की तरफ F2, एक फोर्स इधर की तरफ F3। ऐसे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, और भी बहुत सारे फोर्सेज बना सकते हैं, ठीक है भाई।
अब एक बात देखो, क्या सबके कारण वो अपना अपना वर्क डन होगा, ठीक है। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में अगर मैं नेट वर्क डन लिखूं, नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, अगर मैं नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट लिखूं तो वो क्या आएगा, W इक्वल्स टू किसके बराबर। तो अब एक बार सोचो क्या लिखूंगा मैं, F1 के कारण वर्क डन, F2 के कारण वर्क डन प्लस F3 के कारण वर्क डन, हाँ कि ना। तो मैंने मान लिया F1 के कारण वर्क डन W1, F2 के कारण वर्क डन W2, F3 के कारण वर्क डन कितना, W3 के बराबर, ठीक है भाई। F1 को मैं क्या लिखूंगा, F1 को मैं क्या लिखूंगा, F1 डॉट डेल्टा आर वेक्टर, क्या बोलते हो, सही हाँ कि ना। F1 के कारण जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, F1 डॉट डेल्टा आर वेक्टर, हाँ है ना, ठीक है भाई। F वर्क डन W2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, F2 डॉट डेल्टा आर वेक्टर प्लस F3 डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ऐसे ही लिखूंगा और बाद में ये सब ऐड करते जाओ भाई। अगर और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं, मान लो ये प्लस W, ऐसे ही करते जाओ। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो चार फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, मैंने 3 बना दिए, ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया। तो अब एक बात अभी मैंने बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट कितने दो फोर्स लग रहा था तो वर्क डन कितना लिखा था मैंने, पहले के कारण F1 डॉट डेल्टा, ये वही डिस्प्लेसमेंट, दूसरे के कारण F2 डॉट डेल्टा। यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3 और डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा F1 डॉट डेल्टा आर प्लस F2 डॉट डेल्टा आर प्लस F3 डॉट डेल्टा आर, क्लियर, हाँ गया। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3, और भी अगर बहुत सारे फोर्सेज लग रहा है तो सबका समेशन डॉट डेल्टा आर वेक्टर, क्या बोलते हो, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब एक बार देखो, यहाँ देखो ये किसके बराबर आएगा, तो क्या मैं F1 वेक्टर इन सब का अगर क्या वेक्टर सम ले रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, F नेट वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, हाँ कि ना। क्या ये बताओ वर्क डन किसके बराबर, तो F नेट वेक्टर डॉट डेल्टा आर, किसी को कोई दिक्कत इसमें, यार सबका वेक्टर सम कर रहा हूं मैं। अगर मान लो 4-5 फोर्सेज लग रहे हैं, सबका वेक्टर सम को लिख तो सकता हूँ F नेट वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, हाँ या ना, ये बताओ भाई। F नेट वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। अब एक बार देखो, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, तो क्या सबके अपने x y z कंपोनेंट हो सकते हैं, यार इसके भी एक अपने x y z कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके भी x y z कंपोनेंट होंगे। तो मैं अगर ऐसा लिखूं, f नेट वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर, तो सिग्मा ऑफ fx i कैप प्लस सिग्मा fy j कैप और प्लस सिग्मा fz k कैप, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसा लिख सकता हूँ सबके x कंपोनेंट का समेशन, सबके y का और सबके z का, किसी को कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, एक एक लाइन फटाफट बोलो जल्दी से, हाँ है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलो यार, डेल्टा आर वेक्टर को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, यही लिखूंगा मैं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। अब अगर मैं वर्क डन लिखूं, अगर मैं वर्क डन लिखूं तो यार जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके आई को मल्टीप्लाई करो जे वाले के जे के साथ, के वाले के के साथ, यही वो करते हैं हम लोग, हाँ है ना। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, याद करो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया होगा। तो ये कितना fx डेल्टा x प्लस ये कौन सा सिग्मा fx डेल्टा x प्लस सिग्मा fy डेल्टा y प्लस सिग्मा fz डेल्टा z, क्या ये आपको समझ आया ये रिजल्ट, हाँ कि ना। सिग्मा fx डेल्टा x प्लस सिग्मा fy डेल्टा y प्लस सिग्मा fz डेल्टा z, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ कि ना, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो जल्दी से। चलो यार, अब इसके बाद आते हैं एफ नेट कैसे आया,
स्केलर नेगेटिव हो सकती है, ये एक बात देखो, मैं बोल रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी है तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हर तरह का हो सकता है ना। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? मान लो मैं अपने पास, अगर एक बार सोचो मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, एक आदमी उधर की तरफ भाग रहा है, उधर की तरफ, अभी तक देखो ऐसी क्वांटिटी से हमने वैसे डील नहीं किया है, इसीलिए आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि यार जैसे आप लोग सोच रहे हो कि स्पीड कैसे नेगेटिव हो गया, ठीक है, या जैसे मान लो अपने पास डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा, तो इसीलिए आपको ये चीजें डाइजेस्ट। लेकिन और उसके अलावा भी तो और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क आज हमें पहली बार मिला, आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ठीक है, कर देता हूं मैं। तो ये जब भी अगर एक स्केलर क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो वो जीरो से छोटा है। स्पीड नेगेटिव इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीरो से कम स्पीड से कोई थोड़ी मूव कर सकता है। स्पीड नेगेटिव इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जीरो से कम स्पीड से कोई आदमी मूव नहीं कर सकता, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो जीरो से कम वर्क, मतलब अपना नेगेटिव वर्क कर रहा है, यानी वो क्वांटिटी जीरो से छोटी है। अगर पॉजिटिव यानी वो जीरो से बड़ा है। क्लियर हुआ कभी? हाँ कि ना, ये बताओ भाई। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है, ये भी अभी देखेंगे इसमें। हाँ यार, किसी ने बोला था लास्ट पार्ट बता दो, मैंने क्या बोला कि एफ नेट डॉट डेल्टा आर, एफ नेट की वैल्यू ये आ गई, डेल्टा आर ये आ गया। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या आता है, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ और के वाले को के वाले के साथ, तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सिग्मा एफ एक्स डेल्टा एक्स, सिग्मा एफ वाई डेल्टा वाई प्लस सिग्मा एफ जेड डेल्टा जेड। क्लियर यहां तक? हाँ कि ना? चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग देखेंगे इसके बाद कि अगर मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग कोई भी एक ऐसा, ये सब किसके कारण है, कांस्टेंट फोर्स। अभी तक हम लोग किसके कारण देख रहे थे, कांस्टेंट फोर्स। यहाँ F1 कांस्टेंट था, F2 कांस्टेंट, F3 कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट, एक ऐसे फोर्स के कारण वर्क डन निकाल सकते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो। जैसे देखो इसका मतलब, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब समझो कि जैसे मान लो हमने ये लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्मॉल एम मास है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हमने इस पे वर्क करना शुरू किया, और ये कहां तक डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। कितनी हाइट से, h हाइट से डिस्प्लेस कर दिया। अब एक बात देखो, क्या मैं f एक्सटर्नल लगा रहा हूं, चलो भाई f एक्सटर्नल की वैल्यू मैं बता देता हूं f, ठीक है। मैं अगर ये पूछूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये मैं लिखता हूं W1। W1 को क्या लिखूंगा, तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर h, और एंगल कितना 0, F into H into cos 0 किसके बराबर, F into H के बराबर। हाँ है ना, क्लियर ये चीज, फटाफट बोलो। ये अगर मान लो वर्क डन बाय में एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालो तो यही आएगा, F into H into cos 0, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा 0, F into H। हाँ है ना, क्लियर हुआ ये चीज, F into H into cos 0। हाँ है ना, बोल तो दो भाई, फटाफट बोलो। चल अगर मैं एक बात बताओ, क्या मैं वर्क डन बाई mg भी निकाल सकता हूँ, हाँ कि ना? क्या मैं अगर बोलूं कि वर्क डन बाई mg बताओ, तो mg के द्वारा वर्क डन कितना, तो इस पे mg नीचे लगेगा और ऊपर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा कितना, cos 180, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच के बराबर। वर्क डन कितना आएगा, माइनस ऑफ cos 0, क्यों, क्योंकि फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो पार्टिकल दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा कितना, 0, तो इसीलिए cos 0। जब ब्लॉक ऊपर जाएगा mg नीचे लगेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180, इसलिए यहाँ पे माइनस, सॉरी 180 लिया। क्लियर यहाँ तक? फटाफट बोलो, तो फिर एक पॉइंट यहाँ से समझ आएगा अपने को। क्लियर यहाँ तक, हाँ कि ना? क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब एक बात बोलो, इस ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या mg का कोई हाथ है क्या? इस ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या कोई mg का कोई हाथ है क्या इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में?
हाँ है ना। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर डिस्प्लेस करने में क्या mg ने कोई रोल प्ले किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी हम mg के कारण वर्क डन निकाल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, कोई एक फोर्स का कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिख लेते हैं ये पॉइंट कि we may calculate work done due to a force, work done due to a force which is not the cause of motion, which is not the cause of motion of object, cause of motion of the object, ठीक है। चलो यार, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जैसे mg यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगर एक बार देखो, एक और पॉइंट ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो यहां से एक ब्लॉक m मास का एक जो ब्लॉक है इसको रिलीज कर दिया हमने u0, ये जो ब्लॉक है इसको हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ये m मास यहां तक आया, कितनी हाइट से रिलीज किया था? h हाइट से रिलीज किया था। ये बताओ वर्क डन बाय mg की वैल्यू किसके बराबर? जरा ये बताओ। मैंने इस ब्लॉक m मास को यहां से रिलीज कर दिया, ये h हाइट से नीचे गिर करके ग्राउंड पे स्ट्राइक हुआ। वर्क डन बाय mg किसके बराबर? mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ये क्या आएगा? कितना आएगा? mg into h into cos 0 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ या ना? mg into h into cos 0 किसके बराबर? mgh आएगा। ठीक है भाई। अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगा करके और तब धीरे धीरे नीचे ले आओ। मान लो mg लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है भाई, एक बार देखो mg लग रहा है और F एक्सटर्नल धीरे धीरे लगाया मैंने और धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, ठीक है। F एक्सटर्नल फोर्स लगाया, mg जो है वो नीचे की तरफ आया, mg नीचे लग रहा है, फिर भी पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होकर के आया? h। अब इस केस में भी वर्क डन बाय mg क्या mgh के बराबर? हाँ कि ना? वर्क डन बाय mg क्या इस वाले केस में भी mgh। ये काफी स्लोली ला रहे हैं इसको, काफी स्लोली लाए हम लोग। इस वाले में ये एक्सेलरेटेड है यानी फ्रीली फॉल हो रहा है, ये एक्सेलरेटेड है यानी ये क्या हो रहा है? फ्रीली फॉल हो रहा है। अब एक बात बोलो, इस केस में फ्रीली एक्सेलरेटेड है, फ्रीली फॉल, और उस वाले में स्लोली ला रहा है। दोनों केस में क्या वर्क डन सेम? दोनों केस में क्या वर्क डन सेम? हाँ है ना? दोनों केस में क्या वर्क डन सेम हो गया? हाँ। तो यानी ये हमारा क्या बता रहा है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट doesn't depend upon types of motion, depend upon type of motion। क्या ये चीज क्लियर हो गया? हाँ कि ना? एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पे वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? हाँ कि ना? ये ऑब्जेक्ट चाहे तो एक्सेलरेटेड होकर के मूव करे या धीरे धीरे मूव करे, लेकिन इस पे वर्क डन उस बात पे, टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये चीज क्लियर सभी को? हाँ कि ना? और एक बात देखो, क्या ये मान लो अगर इस यहां से यहां तक आने का टाइम इसको 10 सेकंड लगा और यहां से इस वाले केस में मान लो 50 सेकंड लगा, तो भी क्या वर्क डन डिपेंड करेगा क्या टाइम पे? तो भी क्या वर्क डन मेरे हिसाब से सेम होगा कि नहीं? वर्क डन क्या दोनों के केस में सेम या अलग? सेम होगा। यानी एक और चीज देखो कि ये हम लोग क्या लिख सकते हैं पार्टिकल के बारे में, एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे? फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट doesn't depend upon time। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हुआ सभी को? वर्क डन doesn't depend upon time। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को? हाँ कि ना? ये बताओ। कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है वर्क डन जो होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक दो पॉइंट्स और हैं, उसके बाद सवाल करेंगे अपन यहाँ पे। एक और चीज देखो, कभी भी हम इंस्टेंटेनियस, जैसे आज तक हम लोग जो वेलोसिटी, यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जैसे अभी तक जो भी हमने इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी क्वांटिटी पढ़ा, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो ये सारी क्वांटिटी जो है उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ते थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता दो। लेकिन एक बात देखो, इंस्टेंटेनियस वर्क डन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा किसके लिए करेंगे, तो एक किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क, देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, वर्क डन इज कैलकुलेटेड, वर्क डन इज कैलकुलेटेड ऑलवेज फॉर अ टाइम इंटरवल। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, एक टाइम इंटरवल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ऑलवेज, हमेशा टाइम वर्क डन जो है वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो अब एक बार देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉप पार्ट है टाइप्स ऑफ वर्क डन की। वर्क डन की वैल्यू, अब यहां से देखो, टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन की अगर बात करें तो जैसे देखो, मान लो अपने पास हमने ये चीज देखा, वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यही होता है, एफ डॉट एस की वैल्यू यही लिखा अपन। मान लो केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर थीटा जो हो, थीटा क्या हो जाए, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल्स टू किसके, 90 डिग्री के। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट मास स्मॉल m है, इधर की तरफ फोर्स F लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा है और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, थीटा एंगल पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से 90, थीटा की वैल्यू 0 से 90 होगा तो उस केस में cos थीटा क्या, पॉजिटिव, हाँ कि ना? थीटा अगर 0 से 90 तो क्या cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या बोलते हो, क्लियर? थीटा अगर 0 से 90 के बीच लाई करेगा तो वर्क डन हमारा, सॉरी, cos थीटा पॉजिटिव, वर्क डन भी कैसा, पॉजिटिव। केस सेकंड देखते हैं हम लोग, केस सेकंड कि थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री, यानी एक ऑब्जेक्ट इधर स्मॉल m मास है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, थीटा कितना भाई, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना, 0, cos 90 0 तो वर्क डन किसके बराबर, 0। क्लियर? ये इस केस में हमेशा यहाँ पे थीटा 0 से 90 के लिए पॉजिटिव, 90 के लिए 0। और केस थर्ड देखते हैं हम लोग कि अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री, तो उस केस में cos थीटा जो होता है नेगेटिव होता है। और उस वाले केस में जैसे मान लो ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, इस केस में cos थीटा नेगेटिव, यानी वर्क डन कैसा, नेगेटिव। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना? क्या ये क्लियर हुआ? यानी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों हो सकता है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो यार, अब एक बात देखो, अगर एक बार सोचो ऐसे कि जैसे मान लो एक कुली, जो इस पे थोड़ा सा एक सवाल आते रहता है कि कुली अगर मान लो अपने सर के ऊपर कोई m मास का ब्लॉक लेके अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है, वर्क डन किसके बराबर? अगर एक कुली है वो अपने सर के ऊपर कुछ लोड लेकर के और फिर आगे की तरफ मूव कर रहा है, वर्क डन 0। तो फिर इस हिसाब से तो कुली को पैसे ही नहीं देने चाहिए।
इस हिसाब से तो कूली को पैसा ही नहीं देना चाहिए, फिर काम तो उसने किया ही नहीं, वर्क डन तो जीरो ही हो गया, तो फिर पैसे काहे के लिए। इस केस में क्या होता है, ये आदमी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, नॉर्मली लगाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो वर्क डन फिजिक्स के अकॉर्डिंग जीरो होता है। कभी आप ये लॉजिक किसी कूली को समझाने की कोशिश ना करना बेटा, ठीक है। चलो यार, प्रेम में काम कराओ, सही बात है। चलो इसके बाद और देखो एक और चीज, जैसे मान लो स्ट्राइक कर देंगे, पहले तुम्हारा सर फोड़ेंगे, स्ट्राइक पे तो बाद में जाएंगे। चलो देखो अब यहां से देखते हैं, जैसे मान लो एक स्प्रिंग है भाई, ये अपने पास एक यहां से स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, ठीक है। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, पॉजिटिव की नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स देखो ये ब्लॉक इधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका इस पे स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, थीटा किसके बराबर, क्या होगा, एफएस जो स्प्रिंग फोर्स डॉट एस, यहाँ पे थीटा किसके बराबर 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, यानी वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है भाई। क्या ये समझ आया सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया ये चीजें, हाँ कि ना। चलो अब इसके बाद एक और देखते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने किसके कारण देखा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जब भी हमने अभी तक वेरिएबल फोर्स के बारे में बात ही नहीं की, कि फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, एक आदमी के ऊपर या एक ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे वेरी कर रहा है, ठीक है। मान लो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना अपने को, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकाले, मान लो एक आदमी ऐसे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक कर्व पाथ लिया, यहाँ पे पार्टिकल पे ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट उसका इधर की तरफ है dr वेक्टर, ये एंगल कितना, थीटा, f वेक्टर इधर की तरफ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ कितना, dr, इनके बीच का एंगल थीटा। तो अब एक बार देखो, मान लो अगर पार्टिकल अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर रहा है, ठीक है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हमारा कौन सा आएगा, एक इधर की तरफ आएगा, यहां से अगर देखें एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, हाँ कि ना, ये बताओ। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ जो होगा उसको हम रेडियल फोर्स बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना, ये बताओ। इस वाले में इधर की तरफ एक रेडियल फोर्स लगेगा, फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, और इधर की तरफ एफटी आएगा, क्लियर, हाँ कि ना। अब एक बार देखो, जो dw, अगर मान लो dr डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन जो आएगा वो किसके बराबर, तो वर्क डन w, और w नहीं आएगा, वो dw आएगा, क्यों, क्योंकि यार एक बात सोचो, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसको डिस्प्लेस भी बहुत छोटे से कर रहा है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी बहुत छोटा, हाँ कि ना। ये बताओ, अगर मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा तो वर्क डन भी बहुत छोटा, तो dw इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, f डॉट dr, ठीक है भाई, f डॉट dr, उसको इंटीग्रेट करेंगे, f वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर को fx i कैप, ये जो कंपोनेंट निकाला अभी उस पे भी आते हैं, प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, dr वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, क्या यही लिखेंगे, हाँ कि ना, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, क्या हम ये लिखेंगे dr वेक्टर को। चलो भाई यहां से dw की वैल्यू निकालते हैं, dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप डॉट dr वेक्टर को क्या लिखेंगे, dx i कैप
प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर i वाले डॉट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो क्या है, i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। यही हमारा क्या होगा dw का इंटीग्रेशन। ये बताओ क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ कि ना। dw इक्वल्स टू क्या लिखेंगे fx dx का इंटीग्रेशन प्लस fy dy का इंटीग्रेशन प्लस fz dz का इंटीग्रेशन। यही काम उस समय भी क्या था, सिग्मा fx डेल्टा x प्लस सिग्मा fy डेल्टा y प्लस सिग्मा fz डेल्टा z, यही किया था अपन। अब एक बार देखो, बाकी इसमें अपने को देखना है कि जैसे मान लो ये तो अपने पास एक त्रिभुज, बाकी हम लोग ऐसे देखो dw इक्वल्स टू हमने जो लिखा था, जो कंपोनेंट निकाला उसके बारे में देखो, क्या लिख सकते हैं हम लोग f डॉट dr। f और dr के बीच का एंगल कितना, थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं f इंटू dr इंटू cos थीटा। क्या बोलते हो, हाँ कि ना। f डॉट dr को मैं क्या लिख सकता हूं f इंटू dr इंटू cos थीटा, ये लिखूंगा मैं, हाँ कि ना। f इंटू dr इंटू cos थीटा। अब एक बात देखो, क्या मैं इस f cos थीटा को इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना f cos थीटा इंटू dr, और ये बेसिकली हमारा f cos थीटा इंटू dr क्या है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट dr के अलोंग। ये f cos थीटा क्या है, ये जो f cos थीटा है वो क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग dr, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग किसके, dr के। और f cos थीटा यही हमारा क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ f टेंजेंशियल इनटू dr, f टेंजेंशियल इनटू dr। यानी एक बात देखो, जब भी अगर एक पार्टिकल, ठीक है बता देता हूं, अगर जब भी अगर पार्टिकल एक करंट पाथ पे मूव करेगा तो कौन सा फोर्स वर्क करेगा, टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स या रेडियल फोर्स जो आएगा वो कितना, जीरो, क्योंकि dr इधर, ये fr इधर की तरफ, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और हमने ये चीज देखा है कि वर्क डन जो होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो तो वर्क डन जीरो। तो एक बात ध्यान रखना कि वर्क डन बाय रेडियल फोर्स, वर्क डन बाय रेडियल फोर्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्लियर ये चीज, हाँ कि ना। वर्क डन बाय रेडियल फोर्स जीरो के बराबर, फटाफट बोलो जल्दी, फटाफट बोलो वर्क डन। अच्छा एक बात बताओ, फिर अगर मान लो एक पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट, ये ऐसे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, क्या इस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, हाँ कि ना। क्या इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग, इस अगर ये मान लो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करे, उस केस में ये कंप्लीट नहीं, चलो यहां तक कर रहा है, Fr हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही लगेगा, ठीक है, और A से B तक जा रहा है। यहां से देखो, if particle moves from A to B, particle moves from A to B, A से लेकर के अगर B तक जा रहा है तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि यार फोर्स इधर और पार्टिकल की जिधर वेलोसिटी होगी, क्या dr का भी डायरेक्शन उधर ही की तरफ, हाँ कि ना। dr इधर की तरफ, हर एक पॉइंट पे फोर्स और dr के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे dr इधर की तरफ होगा तो फोर्स इधर की तरफ। तो हमेशा रेडियल फोर्स और dr वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हमेशा 90 होगा, और इस कारण से वर्क डन हमेशा ही क्या आएगा, रेडियल, इसके कारण जीरो के बराबर। यहां से देखो मैंने क्या किया कि फोर्स वेक्टर है, बच्चे बोला कि यहाँ पे समझा दो, यहाँ से देखो f की वैल्यू ये, dr की वैल्यू ये, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, fx dx, fy dy, fz dz। dw इक्वल्स टू क्या है, f डॉट dr आता है f into dr cos थीटा लिखा, और f cos थीटा जो होगा इस फोर्स का कंपोनेंट dr के लॉन्ग, जो कि टेंजेंशियल फोर्स होता है।
तो यही हमने लिखा कि वर्क डन किसके बराबर होगा, टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, रेडियल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा ही 0 होता है। समझ आया यहाँ तक आपको, हाँ कि ना?